हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी और इसमें हम आज शुरू करने जा रहे हैं मिनरल न्यूट्रिशन, जो कि प्लांट फिजियोलॉजी का आपका लास्ट चैप्टर हो जाता है। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पे हम शुरू करते हैं मिनरल न्यूट्रिशन। देखो, अभी हम लोगों को भी अगर हम देखते हैं कि हम क्या देखते हैं ना, विटामिन डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, मिनरल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड हैं। ठीक उसी तरीके से कुछ मिनरल्स या कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को भी चाहिए होते हैं अपना लाइफ साइकिल पूरा करने में और अपने बेसिक जो लाइफ प्रोसेसेस को सही तरीके से चलाने के लिए। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मैक्रो मॉलिक्यूल्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब चाहिए होता है। वाटर और मिनरल्स चाहिए होते हैं अपनी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। अब हम अगर मेथड स्टडी करें कि कौन सा एलिमेंट प्लांट को चाहिए और ये क्या, इसकी वजह से क्या डेफिशिएंसी सिम्टम्स हो सकते हैं, तो इसके लिए जूलियस वॉन सैक्स एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक टेक्निक शुरू की। ये टेक्निक इन्होंने एक 1860 में इन्होंने बोला कि हम लोग पूरा जो है प्लांट ग्रो कर सकते हैं बिना सॉइल के, बिना मिट्टी के। तो ये सिर्फ मिनरल सोल्यूशन में, यानी कि पानी में प्लांट ग्रो कर देंगे, उसमें सिर्फ मिनरल्स डालते जाएंगे। ऐसा मेथड जो होता है इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, तो दिस टेक्निक इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टिपिकल सेटअप एक हाइड्रोपोनिक्स का, कि अगर एक प्लांट ग्रो कराना हो तो यहाँ पे कॉटन प्लांट ग्रो कराया गया है पानी में, जहाँ पे मिट्टी में नहीं ग्रो कराया हुआ है। ठीक है, तो एयरेटिंग ट्यूब एक यहाँ पे डाल दी गई है जिससे कि एयर डाली जा रही है। यहाँ पे फनल है जिससे मिनरल्स डाले जा सकते हैं। और अगर मल्टीपल हमें प्लांट्स ग्रो करने हो तो इस तरीके से देखो, यहाँ पे पंप लगाया गया है जो पानी को इसमें रोटेट कर रहा है। मल्टीपल प्लांट्स ग्रो कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये टेक्निक हम आज की डेट में, वैसे तो ये मिनरल्स चेक करने के लिए बनाई गई थी कि हम पानी में, क्योंकि सिंपल प्लेन वाटर लेंगे उसमें हम मिनरल्स डालते जाएंगे और निकालते जाएंगे। जो भी मिनरल निकालने से हम देख लिया करेंगे कि ये कोई पर्टिकुलर मिनरल की एब्सेंस कर देंगे या अमाउंट रिड्यूस कर देंगे, तो देखेंगे कि उसमें क्या डेफिशिएंसी सिम्टम्स आते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि कितनी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू उस पर्टिकुलर एलिमेंट की चाहिए होती है और कितनी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, मैं कितनी कि इससे कम नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, हर क्राइटेरिया वैसा होता है। तो वो सब हम हाइड्रोपोनिक्स से प्लांट में चेक कर सकते हैं। कल्चर ऑफ प्लांट्स इन सॉइल फ्री मिनरल सॉल्यूशन, इसमें प्योरीफाइड वाटर और मिनरल सॉल्ट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, साफ पानी और कुछ मिनरल सॉल्ट्स। काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स जब हम, तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ इनमें हम लोग रूट्स को इमर्स करके रख देंगे, जहाँ पे कुछ एलिमेंट डालते जाएंगे, कुछ रिमूव करते जाएंगे वेरिड सोल्यूशन में, वेरिड कंसंट्रेशन में, यानी उनके कभी कम डालेंगे कभी ज़्यादा डालेंगे, और फिर देखेंगे कि कितना मिनरल इस सब में चाहिए होता है और क्या डेफिशिएंसी सिम्टम्स डिस्कवर होते हैं। हाइड्रोपोनिक्स को आज की डेट में हम सिर्फ ये चेक करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इनको हम कुछ वेजिटेबल्स जैसे टोमेटो, कुकम्बर, लेटस के सीडलेस प्रोडक्शन के लिए, कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस को एयर रेटेड करना पड़ेगा, ये ज़रा ध्यान रखना है। ठीक है, कि ऐसे मिट्टी की टिलिंग की जाती है तो यहाँ पे हमें एयरेशन अंदर, हवा पानी के अंदर डालनी पड़ेगी उनकी रेस्पिरेशन वगैरह के लिए। देन तो हाइड्रोपोनिक्स, आपको डेफिनेशन उसका ध्यान रखना है। देन एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स की बात करेंगे। एसेंशियल यानी ज़रूरी मिनरल एलिमेंट्स। ठीक है, वैसे अगर देखें तो प्लांट्स में जितने भी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं उनमें से नियरली 60 एलिमेंट्स प्लांट्स की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं अभी भी। ठीक है, तो लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स, इनमें से इन 60 एलिमेंट्स में से कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो वैसे ही प्लांट्स अक्यूमुलेट कर लेते हैं, यानी इनको लाइफ साइकिल के लिए नहीं चाहिए लेकिन वैसे ही अक्यूमुलेट कर लेते हैं, जैसे सेलेनियम, गोल्ड, स्ट्रोंशियम वगैरह। ठीक है, तो हम डिफरेंट टेक्निक्स हैं आजकल हमारे पास, जहाँ पे हम अगर वेरी लो कंसंट्रेशन पे भी कोई एलिमेंट प्लांट के अंदर है तो उसको भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। अब ये एलिमेंट्स हैं सारे के सारे जो भी प्लांट में चाहिए होते हैं, 60 जैसे कि हमने बात की थी। लेकिन एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से हम कहेंगे, किन किन एलिमेंट्स को इनमें से एसेंशियल एलिमेंट्स हम कहेंगे, इसके लिए एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया हम लोग फॉलो करते हैं। वो पर्टिकुलर क्राइटेरिया ये है, ये 3 शर्तें।
पहली शर्त ये कि एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी टू सपोर्ट नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, यानी कि एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि इस एलिमेंट के बगैर प्लांट नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकता। इसकी एब्सेंस में अपना लाइफ साइकिल ही पूरा नहीं कर पाएगा और सीड सेट नहीं कर पाएगा। ऐसा नेसेसिटी प्लांट की होनी चाहिए। दूसरी शर्त कि इसकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक होनी चाहिए, और ये नहीं है कि देखो जैसे अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं पोटेशियम की, तो पोटेशियम एक ऐसा एलिमेंट आ जाता है जिसके बगैर प्लांट नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता और सीड्स भी तैयार नहीं करेगा। ठीक है, तो पहली शर्त जैसे पोटेशियम ने पूरी कर दी, तो दूसरी शर्त रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल बाय अदर एलिमेंट, यानी कि जैसे हमने देखा हाइड्रोपोनिक्स के अकॉर्डिंग कि हमने पोटेशियम अगर नहीं डाला तो इसमें ग्रोथ वगैरह सही नहीं हो रही, लेकिन धीरे धीरे डालते गए तो एक मिनिमम वैल्यू तक है कि इससे ग्रोथ और ये सब होना शुरू हो गया। लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे कि ठीक है पोटेशियम नहीं है तो हम कोई और एलिमेंट डाल लेते हैं, पोटेशियम की जगह फास्फोरस या कुछ और डाल के देख लेते हैं कि क्या इससे काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि सब्सटीट्यूट से यानी कि उस एलिमेंट की रिक्वायरमेंट ऐसी होनी चाहिए कि उसे उसकी जगह कोई और ना ले सके। ठीक है, तब उसे एसेंशियल कहेंगे। अगर वो एलिमेंट ऐसा है कि उसकी जगह कोई और भी ले सकता है, कोई और एलिमेंट भी ले सकता है, फिर हम उसको एसेंशियल की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर डेफिशिएंसी सिम्टम जो एक एलिमेंट की एब्सेंस में आता है, वो ये नहीं है कि उस एलिमेंट की जगह कुछ और दे दो तो भी पूरा हो जाएगा, नहीं, सेम एलिमेंट से ही पूरा होना चाहिए, तभी वो एसेंशियल है। थर्ड हम देखेंगे तो एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में उसका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होना चाहिए और इररिप्लेसेबल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो ये तीन शर्तें हैं। एब्सोल्युटली ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ज़रूरी होना चाहिए, वो इसके बिना नहीं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकती, ऐसा होना चाहिए, और इसकी जगह कोई और ना ले सकता हो। तीसरा, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में खुद पार्टिसिपेट करता हो। तो ये 60 में से तो देखा जाए तो इन तीन क्राइटेरिया को अगर देखें तो सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स असेंशियल माने जा रहे हैं, और ये जो असेंशियल एलिमेंट्स माने जा रहे हैं इनको भी हम आगे डिवाइड कर देंगे, इनटू मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डिपेंडिंग ऑन ये असेंशियल एलिमेंट्स कितनी अमाउंट में चाहिए। आई रिपीट, असेंशियलिटी के लिए ये तीन क्राइटेरिया है। फाइनल हो गया। अब एसेंशियल एलिमेंट्स कोई कम अमाउंट में चाहिए, कोई ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम इनकी क्लासिफिकेशन करेंगे इनटू मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अगर एक पर्टिकुलर एलिमेंट 10 मिली मोल्स पर केजी, अब यहाँ पे ना केजी -1 लिखा हुआ है, इसको ज़रा आप यहाँ पे और यहाँ पे kg1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको आप लोग दोनों को kg⁻⁻1 लिख लीजिए। इसका मतलब होता है पर केजी ऑफ प्लांट वेट। ठीक है, तो अब कितने अमाउंट में कोई एलिमेंट चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, कितने ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, 10 मिली मोल्स पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, यानी प्लांट का जितना वेट है, अगर हम उसका पानी इवेपोरेट करके सिर्फ ड्राई वेट काउंट करें प्लांट का, यानी उसके अंदर जितना वाटर कंटेंट है उसको काउंट ना करें, तो पर केजी ऑफ ड्राई मैटर अगर 10 मिली मोल्स पर केजी ऑफ ड्राई मैटर से ज़्यादा चाहिए तो हम इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। एग्जाम्पल CHON यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो ये सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो 10 मिली मोल्स पर केजी ऑफ प्लांट ड्राई मैटर चाहिए होता है। इनमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलती हैं, बाकी मिट्टी से मिल जाते हैं। नॉर्मल केसेस में, हाइड्रोपोनिक्स में हम लोग सप्लाई करते हैं। ठीक है, हमें पता चला ये सब। देन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये वो होते हैं जो 10 मिलीमोल्स पर केजी ऑफ ड्राई मैटर से कम अमाउंट में चाहिए होता है, या इसको ट्रेस एलिमेंट्स बोल देते हैं क्योंकि ये बहुत कम अमाउंट या ट्रेस अमाउंट्स में चाहिए होते हैं। अब इनमें आते हैं आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, निकल।
अब हमने यहाँ पे मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में नियरली 17 एलिमेंट्स की बात की। तो प्लांट्स में 17 एलिमेंट्स ही एसेंशियल एलिमेंट्स के तौर पे जाने जाते हैं। इनमें से कुछ एलिमेंट, अगर हम एक इनके अलावा कुछ और, ये 17 एसेंशियल एलिमेंट्स के अलावा कुछ और एलिमेंट्स की बात करें जो कि इंडिस्पेंसिबल तो नहीं है, यानी कि इनकी ग्रोथ और उसके लिए ऐसे नहीं है कि इनके बिना हो ही नहीं सकता, लेकिन कुछ एलिमेंट्स बेनिफिशियल माने जाते हैं, जैसे कि सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सेलेनियम। ये हायर प्लांट्स के लिए तो बिल्कुल ही रिक्वायर्ड हो जाते हैं, लेकिन ये 17 एलिमेंट्स सभी प्लांट्स को चाहिए होते हैं। ये कुछ एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हायर प्लांट्स को चाहिए होते हैं। असेंशियल एलिमेंट्स जो हैं, देखो एक क्लासिफिकेशन हमने इनकी कर दी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है, कि कितने अमाउंट में चाहिए। इनके अलावा हमने ये भी देखा कि कुछ एलिमेंट्स को हम लोग बेनिफिशियल यानी फ़ायदेमंद एलिमेंट्स मानते हैं, जो सिर्फ हायर प्लांट्स को चाहिए होते हैं, जो सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सेलेनियम, ठीक है। तो ये हो गई एक क्लासिफिकेशन एसेंशियल एलिमेंट्स की, डिपेंडिंग ऑन देयर अमाउंट, मैक्रो एंड माइक्रो, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट रिक्वायर्ड। दूसरी क्लासिफिकेशन हम एसेंशियल एलिमेंट्स की करेंगे बेस्ड ऑन द फंक्शन दे प्ले, डाइवर्स फंक्शंस, डिफरेंट फंक्शंस जो ये प्ले करते हैं। तो 4 कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी, essential elements as components of biomolecules and structural elements of cells, यानी कि essential elements ऐसे जो बायोमोलिक्यूल्स का कंपोनेंट है, यानी कि सेल्स का कंपोनेंट है। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं हम पढ़ चुके हैं। तो या तो सेल के साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में, या सेल का कोई पार्ट बना रहे हैं, कोई सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, मतलब कुछ भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट बेसिकली प्लांट का कोई ना कोई बनाते हैं, सेल वॉल में डिपॉजिटेड होते हैं। तो ये सब चीज़ें, डिफरेंट एलिमेंट्स जो इनके बायोमोलिक्यूल्स का, प्लांट के बायोमोलिक्यूल्स का या स्ट्रक्चरल एलिमेंट बनाते हैं, तो इनको हम लोग कह देते हैं, फर्स्ट कैटेगरी में इनको डालते हैं। दूसरी कैटेगरी जो एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स, जैसे कि एनर्जी रिलेटेड, जैसे एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल एनर्जी यानी फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम सेकंड कैटेगरी में डालेंगे, जो एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स का पार्ट है, जैसे कि मैग्नीशियम और फॉस्फोरस रिक्वायर्ड होते हैं क्लोरोफिल और एटीपी बनाने के लिए रिस्पेक्टिवली। थर्ड कैटेगरी हम ऐसे एलिमेंट्स थर्ड कैटेगरी में रखेंगे जो या तो दूसरे एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं या इनहिबिट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। अब मैग्नीशियम आयन कैसे लिखना है और जिंक आयन कैसे लिखना है आप जानते हैं। ये 2 पॉजिटिव नीचे आ गया है, इनको पावर में लिखना है, ठीक है। तो एसेंशियल एलिमेंट्स दैट एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम्स, इनको थर्ड कैटेगरी में डालेंगे, जो या तो किसी एंजाइम को एक्टिवेट कर रहे हैं या इनहिबिट कर रहे हैं। जैसे मैग्नीशियम आयन, रुबिस्को और पेप्को, इन दोनों की हमने याद करें तो बात की थी C3C4 साइकिल फोटोसिंथेसिस में। तो ये इन दोनों एंजाइम्स को मैग्नीशियम एक्टिवेट करता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम सेकंड और थर्ड दोनों कैटेगरीज में आता है। फिर जिंक जो होता है, ये अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज और मोलिब्डेनम नाइट्रोजनेज को एक्टिवेट करता है। ये दोनों नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म या नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनको ये चाहिए होते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि ये 2 एलिमेंट्स किसी न किसी एंजाइम को या एक्टिवेट कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स आएंगे थर्ड कैटेगरी में। फोर्थ कैटेगरी सम एसेंशियल एलिमेंट्स कैन ऑल्टर ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ अ सेल। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ अ सेल जो ऑल्टर कर सकते हैं, इनको हम डालेंगे फोर्थ कैटेगरीज में। आपको ध्यान में होगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में हमने देखा था, सल्यूट्स जहाँ ज़्यादा होते हैं वहाँ पानी भी पीछे आ जाता है, और वाटर पोटेंशियल उस हिसाब से होता है जिस हिसाब से पानी का कंसंट्रेशन वहाँ होता है। तो ये आयंस भी कुछ हद तक, काफ़ी हद तक रादर, रेगुलेट करते हैं। पोटेशियम की मैं आपको बताना चाहूँगी, ये ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में मदद करता है। अब जो स्टोमेटा क्या होता है, ओपनिंग जो गार्ड सेल्स के बीच है, गार्ड सेल्स ये मैं ओपन बनाए हैं, और क्लोज्ड बिल्कुल इस तरीके से हो सकते हैं जहाँ पे स्टोमेटा ओपन नहीं है। तो गार्ड सेल्स एक्चुअली में खुलते कैसे हैं? एक्चुअली पोटेशियम आयन को पहले गार्ड सेल्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके अंदर ले लेते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से पोटेशियम आयंस पहले अंदर एंटर कर जाते हैं गार्ड सेल्स के,
इसी के पीछे पानी भी एंटर कर जाता है इनके। ठीक है, क्योंकि आयनिक कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा हो गई, उसको तो इन्होंने एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराया ज़्यादा, यानी कंसंट्रेशन के अगेंस्ट भी ट्रांसपोर्ट कराया विद एनर्जी यूटिलाइजेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया पोटेशियम का अंदर की तरफ, तो क्योंकि आयनिक कंसंट्रेशन अब अंदर बढ़ जाएगा तो पानी भी पीछे आएगा, जिस वजह से ये सेल्स फूल जाएंगे गार्ड सेल्स, और इस तरीके से क्योंकि इनके अंदर वाला जो पोर्शन होता है ये ज़्यादा थिक होता है, और इनके कुछ माइक्रोफिब्रिल्स भी इनके स्ट्रक्चर में होते हैं, जिस वजह से ये इस तरीके से खुलता है कि सेंटर का हिस्सा हमें सेंटर के हिस्से में स्टोमेटा ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पोटेशियम एक मेजर रोल प्ले कर रहा है गार्ड सेल्स का ऑस्मोटिक पोटेंशियल कंट्रोल करने में, और दस ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में। जब इनको स्टोमेटा को बंद होना होगा तो ये पोटेशियम बाहर चला जाएगा, और गार्ड सेल्स और पानी भी फिर बाहर चला जाएगा और गार्ड सेल्स बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने पोटेशियम का रोल देखा कि पोटेशियम अगर गार्ड सेल्स के अंदर जाएगा तो ही पानी अंदर जाएगा, तो ही गार्ड सेल्स फूलेंगे और खुल जाएंगे। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये मदद करता है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में। तो हमने एसेंशियल एलिमेंट्स को दो कैटेगरीज में बांटा, दो तरीके से क्लासिफाई किया। फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू देयर अमाउंट रिक्वायर्ड, मैक्रो एंड माइक्रो। फिर यहाँ चार कैटेगरीज में अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। ठीक है, तो अभी मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि यहाँ तक पहले आप लोग रीड आउट करें हर एक चीज़, अगर आप चाहें तो नोटबुक में नोट डाउन भी करें। मैं थोड़ा टाइम दूंगी आपको रीड आउट करने के लिए।
ओके, तो अगर आपने नोट कर लिया, रीड कर लिया है, ओके, नहीं तो पॉज करके एक बार रीड कर लीजिए, बिकॉज मैं आगे जो आपको रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स करा रही हूँ, ये मैं नोटबुक पे आपको नोट कराती हूँ। जैसे क्यों मैं नोटबुक पे नोट करा रही हूँ, यहाँ पे आप देखोगे रोल इस तरीके से हमने नोट किया हुआ है और डेफिशिएंसी सिम्टम्स इस तरीके से। मैं आपको नोटबुक पे कराऊंगी ये सारा एक साथ। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का हम करेंगे पहले, उसके रोल, फिर डेफिशिएंसी सिम्टम्स, ठीक है। फिर पोटेशियम का इस तरीके से हम टर्न बाय टर्न, एलिमेंट बाय एलिमेंट करेंगे। ऐसे नहीं कि सारे रोल पहले कर लिए फिर डेफिशिएंसी सिम्टम कर लिया। लेकिन फिर भी ये नहीं करेंगे कि बुक और मॉड्यूल पढ़ना ही नहीं है, ये भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले वहाँ से स्टडी कर लेंगे, बट इसको रीड ज़रूर करना है, ठीक है। कि इसको ज़रूर रीड करना है, ठीक है, बिकॉज कुछ भी वो हो जाए कि हम ना अपना आपको लगता है कि you want to add something in your notes from here if we skipped something or anything like that, तो उसको आप लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। रीड यहाँ पे ज़रूर करना है आपको हमेशा, ठीक है, लेकिन हम लोग को वैसे करना आसान रहेगा तो मैं आपको नोटबुक से कराती हूँ। ओके, एलिमेंट्स स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन से। ओके, तो स्पेसिफिकली अब हम एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद नाइट्रोजन। लेट्स स्टार्ट विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कैसे एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, किस फॉर्म में? अब्जॉर्ब्ड एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनियम सॉल्ट्स, ठीक है। इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं? ये सबसे ज़्यादा चाहिए होता है बॉडी, ग्रेटेस्ट अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, रिक्वायर्ड इन ग्रेटेस्ट अमाउंट। और रिक्वायरमेंट्स होती क्या है बेटा इसकी? इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं अमाइनो एसिड सिंथेसिस, अमाइनो एसिड सिंथेसिस के साथ ही और क्या एसोसिएटेड है? प्रोटीन सिंथेसिस बेटा, क्योंकि अमाइनो एसिड से ही प्रोटीन बनेंगे। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये चाहिए होंगे, है ना। फिर एंजाइम्स और कुछ प्रोटीनेशियस हार्मोन्स, ये सब भी इन्हीं से बनेंगे सारा कुछ, ठीक है, ये इसी से हमें पता चल जाता है। देन एटीपी बनाने के लिए भी बेटा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि एटीपी में एडेनोसिन बेसिकली नाइट्रोजनस बेस होता है जिसमें नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। फिर हमारा न्यूक्लिक एसिड्स जो हमारे होते हैं, डीएनए, आरएनए, इसमें भी तो नाइट्रोजन होता है, ठीक है। और इवन की बेटा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में भी रिंग्स में जो रिंग्स होती हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, जब मैंने आपको स्ट्रक्चर स्टडी कराया था तो उसमें बेटा नाइट्रोजन होती है। तो बेटा डेफिशिएंसी सिम्टम्स इसके क्या आएंगे, इतनी अगर इसकी ज़रूरतें हैं तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो सिंपल ये ग्रोथ के लिए, नए सेल बनने हैं तो वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन बनने के लिए, उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सेल ग्रोथ, ये तो कुछ लिमिटेड फंक्शंस हैं, इसके अलावा और भी बहुत फंक्शंस इसके होते हैं। तो हर चीज़ का ही ये, अगर आप देखो विटामिन, हार्मोन्स, हर चीज़ का ही ये पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये सभी पार्ट को चाहिए ग्रो करने के लिए, इनके मेरिस्टेमेटिक सेल्स को जनरल ग्रोथ के लिए इनको चाहिए, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को चाहिए, सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में ये चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर ये नहीं सही से ग्रो कर पाते, यहाँ पे ऐड कर सकते हो, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में ये चाहिए होता है, ठीक है। सारे जितने भी मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होते हैं, क्योंकि उसमें एटीपी चाहिए तो उनको भी ये फिर मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स में भी इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स इसके बेटा क्या होंगे?
क्योंकि ग्रोथ नए सेल्स बनने के लिए चाहिए, तो ये स्टंटेड ग्रोथ होगी ऐसे प्लांट की, ठीक है। और बेसिकली मेटाबॉलिज्म, क्योंकि स्टंटेड ग्रोथ होती है इसीलिए क्योंकि मेटाबॉलिज्म इसमें डिक्रीज हो जाता है या स्लो हो जाता है, ठीक है। ऑल एक्टिव प्रोसेसेस विल स्लो डाउन, सारे एक्टिव प्रोसेसेस स्लो डाउन हो जाते हैं। क्लोरोसिस होती है, क्लोरोसिस यानी कि लॉस ऑफ क्लोरोफिल। पत्ते क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन होते हैं, तो यहाँ पे पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं क्योंकि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का ये स्ट्रक्चर है। ये जो क्लोरोसिस है, ज़्यादातर ये जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं, ये सबसे पहले इट इज़ सीन इन प्रीडोमिनेंटली सीन इन ओल्डर लीव्स, तो ये पुराने पत्तों में ज़्यादा ये दिखना शुरू होता है, पत्ते पीले होने शुरू हो जाते हैं। फ्लावरिंग, क्योंकि नए ऑर्गन बनने हैं उसमें सब में यही चाहिए, तो फ्लावरिंग भी बेटा डिक्रीज हो जाती है नाइट्रोजन डेफिशिएंसी में। तो ये हो गया नाइट्रोजन के बारे में सारा कंटेंट, ठीक है। वैसे ही अगर हम फास्फोरस की बात करें, so it is absorbed as phosphate ions, ये phosphate ions के तौर पे absorb हो जाता है। it is required at मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ये भी डिवाइडिंग टिश्यूज में यानी चाहिए होता है, और ये भी मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यूज में चाहिए होता है। मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स या टिश्यूज कैसे भी कह लो आप। रोल अगर आप इसका बेसिक रोल देखोगे तो ये कंस्टिट्यूएंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ना, उसमें फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स का ही तो बेसिकली बनता है, और मेनली फॉस्फोरस का। तो कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटीपी, एटीपी का भी ये कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इट इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी। और न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, तो यह कह सकते हैं कि एटीपी सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है। ऑल्सो इट इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। essential for phosphorylation reactions, essential for phosphorylation reactions, required for formation of, ये NADPH2 और FADH2 की बात की थी ना हमने कि ये भी एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इनकी सिंथेसिस में भी ये चाहिए होता है, ठीक है। तो ये सब इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। राइटिंग थोड़ी ख़राब हो गई, मैंने जो जो बोला है बस उस हिसाब से देख लेना अगर कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा है तो, ठीक है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स इसके क्या क्या आ सकते हैं इस वजह से, देखो जितने भी फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस की बात करते हैं सब में ये होता है इस्तेमाल, ठीक है। फॉस्फेट आयंस कैसे भी हो सकते हैं अब्जॉर्ब इसमें से, H2PO4 से भी, तो HPO2 नेगेटिव इससे भी ये अब्जॉर्ब कैसे भी, ये हम इसको प्रोवाइड करा दें, ये अब्जॉर्ब हो जाता है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स अगर आप देखो तो इसमें क्या क्या आते हैं, येलोइंग ऑफ ओल्डर लीव्स, वाई येलो क्यों होने शुरू हो जाते हैं ओल्डर लीव्स, बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी की वजह से लीव्स येलो होने शुरू हो जाते हैं।
फॉस्फेटेज एंजाइम, फॉस्फेटेज एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि फास्फोरस वैसे कम है बॉडी उसमें, नेट इसमें कम आ रहा है फास्फोरस, तो फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करेगा, जितने भी मॉलिक्यूल्स में फास्फोरस जुड़ा हुआ है प्लांट में, उनमें से फास्फोरस तोड़ना शुरू कर देगा। जैसे हमारी बॉडी में हम देखते हैं ना कि अगर बॉडी में ब्लड में कैल्शियम कम हो जाता है तो हमारे हार्मोन्स बोन्स में से कैल्शियम निकालना शुरू कर देते हैं। कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन के बारे में जैसे इनका हमने देखा था ना कि अगर कम हो जाए तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, लेवल्स ब्लड में मेंटेन करते हैं कि अगर कम हो जाए तो बोन्स से निकाल लेंगे, अगर नहीं तो डिपॉजिट हो जाएगा। तो वैसे ही हमारी बॉडी फिर इसको कवर अप करती है बोन से निकाल के। तो वैसे ही प्लांट्स में हम अज्यूम कर सकते हैं कि अगर फॉस्फोरस पूरा नहीं आ रहा है तो फॉस्फेटेज एंजाइम एक्टिविटी इसमें बढ़ जाएगी और ब्रेक डाउन एक्टिविटी यानी कि एक तरीके से बढ़ जाती है, क्योंकि वो फॉस्फोरस निकालना चाहे, फॉस्फेटेज मतलब जो फॉस्फोरस निकाल दे मॉलिक्यूल्स में से, निकाल के फिर वो इसको लगता है कि ऐसी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, लेकिन ये इस तरीके से भी नुकसान कर रहा हो रहा होता है। दैट इज ब्रेक डाउन एक्टिविटी। फिर इस केस में क्योंकि अगर फॉस्फोरस बाहर से नहीं जाता है तो बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन एक्टिविटी इंक्रीजेस। और आप देखोगे बेटा तो कार्बोहाइड्रेट अक्यूमुलेशन, carbohydrate accumulation takes place in soyabean इंस्टेड ऑफ प्रोटीन। तो सोयाबीन में बेसिकली आप देखोगे ये कोई भी दाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं या बीन्स होते हैं, इनमें ज़्यादा प्रोटीन्स होता है, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट है ना बेसिकली, ये प्रोटीन होता है इसमें, तो प्रोटीन ज़्यादा डिपॉजिट होता है इसमें एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा प्रोटीन होता है। लेकिन अगर हम इसको सप्लाई नहीं करेंगे ये फॉस्फोरस, तो उसमें फिर प्रोटीन्स की जगह पे उसमें कार्बोहाइड्रेट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। तो जो लोग सोया फिर स्पेशली प्रोटीन के लिए लेते हैं वो ये वाला सोया नहीं लेंगे, राइट, तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये कौन सा वाला है। एनी हाउ, स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ स्टंट होनी शुरू हो जाती है और ग्रोथ कम होनी शुरू हो जाती है। और लो मेटाबॉलिक, क्योंकि मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए, तो लो मेटाबॉलिक रिएक्शंस बेटा कम हो जाते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। तो ये आपने नॉर्मली सुना होगा एनपीके करके, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम इकट्ठे, एक जब हम आर्टिफिशियली डालते हैं तो एनपीके हम इकट्ठे डालते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर में जब डालते हैं। वैसे नेचुरली सारा कुछ होता है नेचुरली ग्रोइंग प्लांट्स के लिए मिट्टी में, बट क्योंकि हम जब फार्मिंग कर रहे होते हैं वहाँ पे हम ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं सॉइल को, तो हम लोग ये सब चीज़ें डालते हैं वहाँ पे, ठीक है। सो एनी हाउ ये सारा एक बार नोट करो, आई गिव यू टाइम फॉर दिस, देन वील मूव अहेड।
Okay, I hope you have noted. पोटेशियम की बात कर रहे हैं आगे. Potassium is absorbed as K positive ions. It is required in all plants या all parts of plants, but it is required in abundant quantity in meristematic cells like root tip, buds जहाँ पे डिवीजन चल रही है, लीव्स एटसेट्रा, यहाँ पे ये ज़्यादा चाहिए होता है. फंक्शंस की बात करें तो इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चाहिए तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जो भी डिवाइडिंग सेल्स में ज़्यादा चाहिए होता है, अदरवाइज सभी प्लांट्स में चाहिए होता है. तो ओवरऑल वैसे फंक्शंस की बात कर रहे हैं रिक्वायर्ड फॉर. वैसे तो ये चीज़ भी हमने ग्रॉसली लिख दिया, लेकिन अब बेसिक में आ रहे हैं. प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चाहिए, रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग अनायन कटायन बैलेंस या अनायन कटायन रेशो इन द सेल्स. अनायन कटायन का जो रेशो होता है सेल्स में, उसको मेंटेन करने के लिए चाहिए. मेंटेन टर्जिडिटी ऑफ द सेल्स. ये हम कहते हैं ना, जो स्टोमेटा खुल जाते हैं, गार्ड सेल्स जब फूल जाते हैं तो स्टोमेटा खुल जाते हैं. एक्चुअली गार्ड सेल्स पहले पोटेशियम को ऑब्जॉर्ब करते हैं. पोटेशियम गार्ड सेल्स के अंदर एंटर करता है. जो ये गार्ड सेल्स होते हैं ना स्टोमेटा के अराउंड, तो गार्ड सेल्स ये पहले पोटेशियम को अपने अंदर अब्जॉर्ब करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराते हैं अगेंस्ट द ग्रेडियंट. तो यहाँ पे क्योंकि आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, फिर पानी भी अंदर आ जाता है, जिस वजह से ये फूल के स्टोमेटा खुल पाता है. तो इवन की स्टोमेटा ओपनिंग भी फिर हम कह सकते हैं कि पोटेशियम की वजह से ही होती है. तो ये टर्जिड हो जाते हैं, इसीलिए खुलते हैं. तो यहाँ पे दो फंक्शंस हम कर रहे हैं कि मेंटेनिंग टर्जिडिटी ऑफ द सेल्स, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. तो सिर्फ वैसे तो सिर्फ गार्ड सेल्स नहीं, सभी सेल्स की टर्जिडिटी के लिए ये मदद करते हैं, लेकिन गार्ड सेल्स को टर्जिड जब ये करते हैं तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा भी हो जाती है. ठीक है. अब टर्जिडिटी ऑफ सेल्स जब ये मेंटेन करते हैं तो इसमें एक मेन फंक्शन क्या आता है, पेटल्स का जो खुलना, जैसे ही बर्ड स्टेज में होता है और पेटल्स खुलते हैं, सो इंक्लूडिंग ओपनिंग ऑफ पेटल्स जो होती है वो भी इसी वजह से होती है. तो मेंटेनिंग टर्जिडिटी ऑफ सेल्स के साथ ही ब्रैकेट में ये लिख लेना, फिर अपना अगला स्टेप बना लेना इसको. ठीक है. और अगला एक और पॉइंट क्या इसमें आता है, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स. काफ़ी एंजाइम्स की एक्टिवेशन कराने में भी ये मदद करता है पोटेशियम. ठीक है. अगर हम इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करें तो इनमें येलोइंग ऑफ लीफ मार्जिन्स, येलो यानी कि क्लोरोसिस होनी शुरू हो जाती है पहले मार्जिन्स पे और फिर पूरे पे, क्लोरोसिस फॉलोड बाय, क्लोरोसिस यानी येलोइश होनी शुरू हो गई, क्लोरोफिल खत्म होना शुरू हो गया, फॉलोड बाय नेक्रोसिस. नेक्रोसिस यानी सेल डेथ, नेक्रोसिस ऑफ
मेनली पहले क्लोरोसिस यानी येलोइंग हुई लीफ मार्जिन की, फॉलोड बाय धीरे धीरे वो डेथ होनी शुरू हो गई उन सेल्स की, नेक्रोसिस होनी शुरू हो गई, नेक्रोसिस यानी डेथ ऑफ सेल्स, नेक्रोसिस ऑफ लीफ मार्जिन। तो पहले जैसे क्लोरोसिस लीफ मार्जिन की हुई वैसे ही नेक्रोसिस भी लीफ मार्जिन की, और धीरे धीरे टिप पे ही जानी शुरू हो जाती है एंड उसके बाद पूरा पत्ते पे आती है। ये चीज़ मेनली हमें दिखती है स्पेशली इन ओल्डर लीव्स। ओल्डर लीव्स में ये चीज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखती है। अब डेफिशिएंसी सिम्टम में और क्या होता है, इंक्रीजेस एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, इसकी डेफिशिएंसी से एंजाइम टायरोसिनेज। देखो एंजाइम्स की एक्टिविटी हमेशा अच्छी नहीं होती है, कई बार वो तोड़ भी रहे होते हैं, कुछ चीज़ों को नुकसान भी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिशिएंसी में हो रहा है कि एंजाइम इंक्रीजेस एक्टिविटी ऑफ एंजाइम टायरोसिनेज। अब टायरोसिनेज से अब क्या होता है, देखो नॉर्मली क्या होता है, हर चीज़ की एक पर्टिकुलर अमाउंट पिगमेंट की हमें चाहिए, ठीक है। अब आलू होता है, आलू को स्पेशल अगर पिगमेंटेशन ज़्यादा जानी शुरू हो जाए तो आलू भी उतना अच्छा नहीं लगेगा। आलू हमें अगर सफ़ेद ही अच्छा लगता है तो वैसा ही सही रहेगा। लेकिन एंजाइम टायरोसिनेज से क्या होता है, एंजाइम टायरोसिनेज इज द एंजाइम विच इज रिक्वायर्ड फॉर पिगमेंट फॉर्मेशन, इट इज रिक्वायर्ड फॉर पिगमेंट फॉर्मेशन। सो यहाँ पे फिर इस वजह से क्या होना शुरू हो जाता है, एक्स्ट्रा पिगमेंटेशन ऑफ फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स। तो ये फ्रूट्स और ट्यूबर्स की एक्स्ट्रा पिगमेंटेशन होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ भी हम लोग को रिक्वायर्ड नहीं है। तो येलोइंग ऑफ लीफ मार्जिन, क्लोरोसिस फॉलोड बाय नेक्रोसिस यानी डेथ होनी शुरू हो जाती, पहले पीले होने शुरू हो जाते हैं फिर वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं। ज़्यादातर हम ऐसे देखते हैं, पहले क्लोरोसिस होती है फिर नेक्रोसिस होती है। तो लीफ मार्जिन्स और टिप पे पहले यानी कि उसके मार्जिन्स पे पीले होते हैं फिर टिप पे, ठीक है, ओके। तो ये पोटेशियम, तो इसको ज़रा नोट डाउन करो फिर हम अगले पे चलते हैं।
Okay, so let's move on to the next element, which is calcium. It is absorbed as calcium ions, ये भी क्योंकि स्ट्रक्चर का ये पार्ट बन जाता है एक्चुअली कैल्शियम। जो सेल वॉल बन रही होती है, सेल वॉल में मिडल लेमेला एक लेयर होती है, प्लांट्स में सेल वॉल होती है, सेल वॉल में मिडल लेमेला एक लेयर होती है, उसका कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट उसमें बनते हैं। आपको मैंने सेल वॉल फॉर्मेशन जो उसमें कराई है, सेल डिवीजन, उसमें बताया था, फिर से बता रही हूँ। कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट उसका पार्ट होता है। कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट, यानी कि सेल वॉल फॉर्मेशन में या नए सेल्स बनने में ये मदद कर रही है। तो देखो लॉजिक कैसे एड ऑन होता है। सो रिक्वायर्ड इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स, क्योंकि वहाँ पे नए सेल्स बनाने होते हैं तो नई सेल वॉल्स भी बनानी होती होंगी, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स एंड डिफरेंशिएटिंग सेल्स, जो नए डिफरेंशिएट हो रहे हैं सेल्स, अपना अपना फंक्शन पिक कर रहे हैं। फंक्शंस अगर इनके देखें आप, तो फंक्शंस इनमें आते हैं रिक्वायर्ड फॉर, जैसे मैं वही चीज़ अभी आपको बताई, रिक्वायर्ड फॉर सेल वॉल फॉर्मेशन, मेनली सेल वॉल में मिडल लैमेला, यानी कैल्शियम पैक्टेट। मेंटेन्स सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी मेंटेन करने में भी ये मदद करता है कैल्शियम। परमेबिलिटी मतलब कि कौन सी चीज़ें उससे पास करना, अलाउ करना है। कैल्शियम ऑल्सो एक्ट एज एक्टिवेटर ऑफ सर्टन एंजाइम्स like phospholipase, ATPase and amylase। जो हमने सेल वॉल में माइटोटिक स्पिंडल बनता देखा था, उसमें भी ये रिक्वायर्ड होता है कैल्शियम। तो रिक्वायर्ड ड्यूरिंग माइटोटिक स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। अपाइकल मेरिस्टम जो होता है, अपाइकल मेरिस्टम रिक्वायर्स कैल्शियम। एपिकल मेरिस्टम जो टिप पे होता है प्लांट के, यहाँ पे भी कैल्शियम चाहिए होता है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स की अगर बात करें, तो जैसे न्यूक्लियर डिवीजन हो रही, तो सेल डिवीजन विल रिमेन इनकम्प्लीट, क्योंकि मेनली तो सेल डिवीजन में ही ये मदद कर रहा है सेल वॉल फॉर्मेशन करके। तो सेल डिवीजन विल रिमेन इनकम्प्लीट, साइटोकाइनेसिस will not take place, साइटोकाइनेसिस विल नॉट टेक प्लेस। तो अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीन्यूक्लिएट सेल्स, मल्टीन्यूक्लिएट सेल्स बन जाएंगे। क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस ऑफ लीफ टिप्स, लीफ के पत्तों की क्लोरोसिस और नेक्रोसिस हो जाती है।
वेदरिंग ऑफ लीफ टिप्स, यानी परमानेंटली उनकी विल्टिंग होनी शुरू हो जाती है, लीफ टिप्स खराब होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, वेदरिंग ऑफ लीफ टिप्स, झड़ने से शुरू हो जाते हैं ना, कई बार टिप्स पत्ते की झड़नी शुरू हो जाती हैं, तो वो कैल्शियम की वजह से हो रही होती हैं। वेदरिंग ऑफ लीफ टिप्स बिकॉज ऑफ परमानेंट विल्टिंग। विल्टिंग मतलब पत्ते जैसे पानी सही मतलब पत्ते यूं नीचे नहीं ड्रूप डाउन होना शुरू हो जाते हैं, जैसे यूं पत्ता सीधा खड़ा होता है तो वो यूं ड्रूप डाउन होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे वो ड्राई ऑफ होकर डेड होना शुरू हो जाएगा। तो ये इनिशियली इसके जो टिप्स होते हैं वहाँ पे ये चीज़ें शुरू होंगी। ठीक है, बेसिक बेसिक बेशक इतना ही कर लो, वेदरिंग ऑफ लीफ टिप्स। विल्टिंग तो बेसिकली ये होता है जब पत्ता ड्रूप डाउन कर जाता है क्योंकि पानी नहीं है, अगर उसको सफिशिएंट अमाउंट में फिर से हम नहीं दे रहे हैं तो वो परमानेंटली खत्म भी हो जाता है, पत्ता धीरे धीरे परमानेंट विल्ट हो जाता है। सेल ग्रोथ कम हो जाएगी क्योंकि सेल की ग्रोथ के लिए भी चाहिए, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी जिस वजह से। हाइट ऑफ प्लांट विल रिमेन शॉर्ट क्योंकि टिप पे अपाइकल मेरिस्टम को चाहिए, तो हाइट ऑफ प्लांट जो होगी वो कम रह जाएगी। स्टंटेड ग्रोथ, पोटेशियम और कैल्शियम, तो हमने अभी तक फिनिश कर लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम। तो ये हो गया कैल्शियम। कैल्शियम को नोट करें बेटा, यहाँ पे मैं थोड़ा इधर कर देती हूँ।
ओके, आई होप यू हैव नोटेड इट। तो अगर यहाँ पे देख लो फॉस्फोरस का बाई चांस कुछ पेंडिंग हो गया या कट हो गया तो एक बार पॉज करके ये चीज़ नोट कर लो, ठीक है। पॉज कर लेना अगर चाहिए तो। और यहाँ पे ये तो अभी हमने 4 एलिमेंट्स कर लिए, तो मेरी एडवाइस है कि एक बार ये 4 एलिमेंट्स पहले करो, ठीक है। 4 एलिमेंट्स की एक बार रीडिंग ले लो। फिर हम आगे करते हैं।